नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम सुर्खियां अखबार की में और मैं हूं आपके साथ आंचल कादिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हरियाणा में मध्य प्रदेश राजस्थान जैसा फूटेगा कांग्रेस का गुब्बारा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। देखिए, अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हरियाणा के हिसार पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विकास में योगदान देने वाला हर किसी को नमन करता है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे कांग्रेस का हाल पस्त हो रहा है। कांग्रेस देश की सबसे बेईमान पार्टी है। उन्होंने झूठ बोलकर हिमाचल के लोगों को फंसाया। कांग्रेस दलितों को पसंद नहीं करती। कांग्रेस के राज में दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। कांग्रेस इस पर चुप भी है। वहीं बीजेपी सर समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा है कि राहुल विदेश में जाकर के आरक्षण खत्म करने की बात बोलते हैं, मोदी सबका ध्यान रखते हैं, सबका विकास की बात करते हैं, नायब सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस इतना बड़ा स्वार्थी दल है कि जिसे वोट बैंक के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। ये पार्टी किसानों को वोट बैंक के आधार पर देखती है, लेकिन बीजेपी किसान का दर्द समझने वाली पार्टी है। तो साथ ही साथ अमित शाह की तरफ से बीजेपी को लेकर के कई सारे घोषणाएं जो है वो पहले भी की गई थी और अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में पहुंच रहे हैं। जब बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो हरियाणा में मध्य प्रदेश राजस्थान जैसा ही फूटेगा कांग्रेस का गुस्सा, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि शाही परिवार अमेरिका में कह रहा है कि दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि भूलना नहीं कि हुड्डा सरकार 2 रुपए मुआवजे वाली सरकार थी। फर्क देखिए, हमारी सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे जमा करती है। किसानों की बात करने वाली कांग्रेस कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में घोषणाएं तक पूरी नहीं कर पा रही है। ऐसी पार्टी है जिन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की है, अपने मैनिफेस्टो में कई चीजों का ऐलान तो किया है, लेकिन सरकार बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद किसी पर भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा है कि मतदान की तारीख नजदीक आते आते कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस का हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कि मध्य प्रदेश में हुआ है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि जो कि राजस्थान में भी हुआ है। हिमाचल में वोट लेने के लिए जमकर झूठ बोला गया है। सरकार बनने के बाद वायदों से पल्ला भी झाड़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आई है। ये सबके साथ धोखेबाज करती है ये पार्टी। इतना ही नहीं, एक नंबर की बेईमान पार्टी है। हरियाणा की जनता कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे को वोट की चोट से फोड़ती हुई नजर आएगी। देखिए, हालांकि अगर हरियाणा का हम जिक्र करें तो अभी जो है मेन टक्कर जो है आपस में हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। बाकी स्थानीय जो पार्टियां हैं वो भी अपने अपने दम पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रही है। इससे पहले अमित शाह भी पहुंचे थे। जैसे मैंने जिक्र किया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर के हमला बोला है कि किसानों के हित में जो बीजेपी ने फैसले लिए। इससे पहले अमित शाह जब जम्मू कश्मीर के बाद लगातार हरियाणा में भी पहुंच रहे हैं, तो बात बात पर, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, जहां पर भी प्रचार के लिए पहुंचते किसानों का मुद्दा उठाते हुए नजर आते हैं। अभी हरियाणा के रेवाड़ी में और अंबाला में पहुंचे तो उस वक्त उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की थी। अब अमित शाह ने भी किसानों का ही मुद्दा उठाया। माना जा रहा है कि हरियाणा में कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी है, इसीलिए बार बार बीजेपी की तरफ से अपनी चुनाव प्रचार रैलियों में किसानों का जिक्र किया जाता है कि किसानों के हित में हमने ये काम किए हैं, अगर हम सत्ता में आए तो ये काम हम आगे आने वाले वक्त में कर देंगे। 6,000 राशि जो दी जाती है खेती के लिए उसे बढ़ा करके 10,000 की घोषणा भी की गई है। जिक्र जो है वो मैनिफेस्टो में भी किया गया है। तो किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए इस तरीके की जो घोषणा है वो बीजेपी अक्सर करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा चुनाव की सरगर्मियां जो है वो जाहिर तौर पर काफ़ी तेज़ हैं, क्योंकि जल्द ही सभी अगर देखेंगे हम 90 सीटों पर जो है इलेक्शन होने हरियाणा में, और 5 तारीख का जो है दिन मुकर्रर किया है। 5 अक्टूबर को जो है वोटिंग होगी और उसके बाद हम देखेंगे कि 8 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। और उससे पहले जो प्रचार प्रसार की कोशिश अभी राजनीतिक दलों की वो तेज़ है, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नजर आए। और जाहिर तौर पर इस दौरान तमाम चीज़ों का जिक्र उनके द्वारा किया गया कि कांग्रेस जो है सिर्फ घोषणाएं करती है लेकिन एग्जीक्यूशन उनका नहीं होता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की देखती है कि किस तरह से युवाओं के हित की बात की जाए, किसानों के हित की बात की जाए। तमाम बातों का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान करते हुए नजर आ रहा। अभी कुछ और दिन आपको ये सरगर्मियां नजर आएंगी कि चूंकि चुनाव में अभी कुछ जो दिन का वक्त बाकी है, बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, खबर का रुख कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बयान सामने आया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। अमर उजाला ने इस खबर को अहम जगह दी है। इसी के साथ आपको बता दें, न केवल अमर उजाला बल्कि तमाम अखबारों ने इसे
अहम जगह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान से दो टूक कहा है कि भारत के खिलाफ सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद की सजा उसे निश्चित रूप से भुगतनी होगी। एस जयशंकर इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच हल किए जाने वाला मुद्दा अब सिर्फ पाकिस्तान की ओर से अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली कराना ही है। आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। महासभा के 79वें सत्र में के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया। पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि उस देश से अब कोई भी बातचीत नहीं होगी। आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान की तरफ से मिलता है। हमने इसी मंच से कुछ अनोखी बातें भी सुनी है। मैं भारत की स्थिति साफ कर देना चाहता हूं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी भी सफल नहीं होगी। उसे इसके नतीजे भी भुगतने होंगे। बिल्कुल, तो देखिए डिटेल में आपने देख ही लिया कि किस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है और ये साफ कर दिया है कि भारत तब तक तो बातचीत नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाएगा, अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि आतंकवाद और बातचीत ये साथ साथ तो चल नहीं सकते हैं। ये तमाम बातें एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं सधे अंदाज में कहते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले हमने देखा है कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो, अगर जब हम कश्मीर इलेक्शन की बात कर रहे हैं तब भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर इस बात को साफ कर दिया गया है कि पहले पाकिस्तान को अपने आतंकवाद को, अपने देश से आतंकवाद को ख़त्म करना होगा। इसके साथ साथ देखिए ये भी जिक्र यहाँ पर किया गया कि पाकिस्तान हमारी ज़मीन पर जो अवैध कब्जा है उसे खाली कर दे। इसके साथ साथ अगर आतंकवादी गतिविधियाँ होंगी तो निश्चित तौर पर सज़ा भी मिलेगी। और देखिए पाकिस्तान की जीडीपी को जो है केवल कट्टरपंथ और आतंकवाद के निर्यात के संदर्भ में ही मापा जा सकता है। ये विदेश मंत्री ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो बुराइयां दूसरे देशों पर थोपना चाहता है वो उसके अपने ही समाज को कहीं ना कहीं निगल रही हैं, खोखला कर रही हैं। इसके लिए दुनिया को दोष नहीं दिया जा सकता। ये उसके ही खुद के कर्मों का फल है कि उसकी ज़मीन पर आतंकवाद जो है वो पनहा ले रहा है, पनप रहा है। दूसरों की ज़मीन का लालच करने वाले इस निष्क्रिय देश को बेनकाब किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को भी कड़ा संदेश देते हुए एस जयशंकर जो है नजर आए हैं इसी मंच से। उन्होंने कहा है कि किस तरह से चीन भी कहीं ना कहीं, अगर हम देखेंगे, सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकियों की घोषणा के रास्ते में अड़ंगा डालने पर चीन को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आतंक उन सभी चीज़ों के उलट है जिनके लिए दुनिया खड़ी हुई है। आतंकवाद के सभी रूपों का सख्ती से विरोध किया जाना चाहिए। तो देखेंगे आप, ये भारत है और इधर चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो दोनों ही मुल्कों को कड़ा संदेश जो है वो भारत द्वारा इस मंच से दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक में निर्मला के विरुद्ध मामला दर्ज। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को अब इस मामले में होगी। देखिए, आपको बता दें कि विस्तार से आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। दरअसल चुनावी बोर्ड मामले में शनिवार को एक स्थानीय अदालत के निर्देश पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व अन्य लोगों के खिलाफ बेंगलुरु में एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जानकारी साझा की है कि विशेष अदालत के आदेश पर निर्मला सीतारमण, ईडी अफसरों, भाजपा के और राज्य राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के खिलाफ वसूली व आपराधिक साजिश की धाराओं में केस ये दर्ज किया गया है। एफआईआर में कर्नाटक भाजपा के प्रमुख बीवाई विजेंद्र और पार्टी नेता नलिन कुमार कातिल का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर की शिकायत पर यह पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया। आरोप ये है कि चुनावी बोझ के नाम पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए गए हैं। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि ईडी अधिकारियों ने आरोपियों को हजारों करोड़ों की वसूली में मदद की है। अय्यर के मुताबिक ये रैकेट भाजपा के पदाधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है। तो बीजेपी, ईडी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियों पर यहाँ पर जो है निशाना गिरा गया है कि बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसियां चलती है और जो ये घोटाला हुआ है, जो वसूली की गई है करोड़ों की, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की मिली भगत के आधार पर ही ईडी की तरफ से की गई है। और जो मिली भगत का आंकड़ा है वो बताया जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड के नाम पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए गए हैं और जिक्र किया गया है कि चुनावी बॉन्ड के आधार पर ये राशि आपसे ली जा रही है। इसमें बीजेपी को टारगेट करते हुए नजर आए। शिकायत आपको बता दें कि जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर
ने दर्ज करवाई है। उन्होंने ईडी पर तमाम आरोप लगाए। देखिए, विपक्ष की तरफ से तो अक्सर आरोप लगाए ही जाते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो भाजपा कर रही है। अब यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर केस भी दर्ज हो गया, सुनवाई हो गया। सुनवाई के बाद देखना होगा कि 10 अक्टूबर को कोर्ट में क्या कुछ फैसला लिया जाता है इस पूरे मामले को लेकर के, और क्या कुछ दलीलें रखी जाती है। क्योंकि जो टारगेट है वो भाजपा को भी किया गया, जांच एजेंसियों को भी किया गया। तो दलीलें भाजपा की तरफ से क्या रखी जाएगी, जांच एजेंसी अपना पक्ष किस तरीके से कोर्ट के समक्ष रखती हुई नजर आने वाली है, ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से अपना बचाव अब करेंगी भाजपा पार्टी भी और साथ ही साथ जांच एजेंसी भी। साथ ही सवाल जब चुनावी बॉन्ड को लेकर के उठेगा, 8,000 की वसूली को लेकर के जो सवाल खड़ा किया है, उसका जब डेटा चेक किया जाएगा, तमाम चीजें चेक होगी, फाइलें खुलेंगी, तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इस पर भी नजर रहेगी। निश्चित तौर पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल ने श्रीलंका द्वारा 37 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी और नौकाओं की जब्ती पर एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी है। द हिंदू में इस खबर का जिक्र हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा सीमांत मछुआरों की बार बार की जा रही गिरफ्तारी की कड़ी निंदा होनी चाहिए। तो देखिए, राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखे पत्र में 21 सितंबर को श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा 37 मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी नौकाओं को जब्त किए जाने पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि मयिलादुथुराई संसदीय क्षेत्र में सांसद लोकसभा एडवोकेट आर सुधा ने मुझे सूचित किया है कि गिरफ्तार किए गए मछुआरे तट के करीब काम करने वाले छोटे पैमाने के मछुआरे हैं। घटना के दिन उन्होंने संकट में फंसी एक श्रीलंकाई नाव को बचाने का प्रयास किया था। ये कहा गया है कि बचाव में सहायता के लिए श्रीलंकाई अधिकारियों ने से संपर्क करने के बावजूद मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर के एस जयशंकर को जो है वो खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। एस जयशंकर से सवाल भी पूछे हैं राहुल गांधी की तरफ से। सवाल कई सारे पूछे गए हैं और ये भी कहा गया है कि जिन मछुआरों की गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ तट पर काम करने वाले छोटे मछुआरे, छोटे पैमाने के मछुआरे हैं। घटना के दिन उन्होंने तो संकट में फंसी एक श्रीलंकाई नाव को बचाने की कोशिश भी की थी। देखिए, आपको खबर भी दिखा रहे थे, हिंदू में छपी हुई है। राहुल राइट्स टू जयशंकर ऑन अरेस्ट ऑफ 37 इंडियन फिशरमैन, सीजर ऑफ बोट्स बाय श्रीलंका। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया है और इस बीच देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने अवगत कराया इस बात से कि किस तरह से 37 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी हुई है, वो भी इस बात पर कि वो श्रीलंकाई नाव को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, अक्सर हम देखेंगे कि ये जो मामला है नाव को जब्त करने का या फिर मछुआरों की गिरफ्तारी का, ये अक्सर सामने आता रहता है, क्योंकि जब भी सीमा में अगर भारतीय मछुआरे यहाँ पर मौजूद है तो कई दफ़ा श्रीलंका द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी मामले को लेकर राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की तरफ जो है ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार की। और उन्होंने बताया कि मुझे जो है किस तरह से ये इस बात की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि लगातार जो है श्रीलंकाई अथॉरिटीज़ को हम कांटेक्ट करें, उनके साथ संपर्क में है, लेकिन बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि ये लोग अपना काम कर रहे थे और जल्द ही अब राहुल गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है श्रीलंका अथॉरिटी से बात करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रीलंका जो है इन्हें गिरफ्तार ना करे बल्कि इनकी रिहाई कर दे। तो राहुल गांधी को आप देखेंगे कि लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और किस तरह से हर मुद्दे पर वो सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों की बात, तो चुनावी मुद्दों का जिक्र नहीं है बल्कि इस तरीके की ज़मीनी मुद्दे जो हैं इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जो है वो लाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, जो कि नेता विपक्ष के तौर पर जाहिर तौर पर एक बड़ी भूमिका है और उसे कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हुए राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख का ढेर है। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इस खबर को, बल्कि दैनिक जागरण के हर अखबार में इस खबर का जिक्र है और कल हर टीवी चैनल में भी इस खबर का जिक्र था। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई लगातार भीषण होती जा रही है, जिसकी कीमत लेबनान के आम लोग भी चुका चुके हैं। भारतीय समय अनुसार शुक्रवार देर शाम इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक के बाद एक कई स्ट्राइक किए। यह हमला यूएनडीसी में नेतन्याहू के भाषण के बाद हुआ है। इसे इजरायल का लेबनान में सबसे भीषण हमला माना जा रहा है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार भी छाया था। इजरायल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर यह हमला किया था। ये मुख्यालय एक रिहायशी इमारत के नीचे था। ये भी जानकारी है कि इसमें हिजबुल्लाह चीफ नजरुल्लाह ने बंकर बनाया हुआ था। इन हमलों में 6 इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तबाह हो गई हैं और कई लोगों की मौत हुई है, जबकि 70 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।
देखिए, जैसे ही पूरे इस हमले की जानकारी मिली तो उस वक्त एक ट्वीट भी सामने आया। ट्वीट जो है वो इजरायली सेना की तरफ से किया गया था। उन्होंने कहा कि नसरल्ला अब दुनिया को आतंक से डरा नहीं पाएगा। देर शाम हिजबुल्लाह ने नसरल्ला की मौत की पुष्टि भी कर दी है। देखिए, इसी के साथ ये जिक्र कर लेते हैं कि एक साल में हिजबुल्लाह के 10 टॉप कमांडर को ढेर किया गया। न केवल हिजबुल्लाह बल्कि 10 टॉप कमांडर जो है वो भी मारे गए। एक साल से इजराइल ने हिजबुल्लाह के 10 टॉप कमांडर को मार गिरा है। ईरानी समर्थित हिजबुल्लाह के 4 शीर्ष कमांडर इब्राहिम कीप्सी, इब्राहिम अकील, अली कारकी और फौद शुक्र की हत्या तो इजराइल ने बीते एक महीने में की है। तो ये 4 कमांडर हैं जिनकी बीते एक महीने में हत्या की गई है। इसी के साथ अगर दूसरी चीज़ों का जिक्र करें तो इजराइल के निशाने से अब हिजबुल्लाह की बद्र यूनिट का कमांडर अबू अली रिदा ही बचा हुआ है। बाकी सबका खात्मा जो है वो इजराइल की तरफ से कहना है कि हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आगे पश्चिमी एशिया में अब जंग की आग और भी बढ़ेगी इस पूरे घटनाक्रम के बाद, या फिर ये जो जंग चल रही थी वो थम जाएगी। दरअसल हिजबुल्लाह को संगठन के रूप में फिर से खड़ा होने में समय लगेगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह का सफाया कर ईरान को खुली चुनौती दे दी है। यदि ईरान बयानों तक ही सीमित रहा और इजराइल के खिलाफ कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं की तो पश्चिम एशिया में उसकी धाक घटती हुई ही नजर आने वाली है। इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि इस पूरे हमले में 40% इमारतें तबाह हो गई है। सड़कों पर रात लोगों ने अपनी काट करके गुजारी है। तस्वीरें भी उसकी सामने आई कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी सड़कों पर बैठे हुए नजर आए थे, अपने आप को बचाते हुए नजर आए थे। और देखिए, जैसे कि मेरी सहयोगी मोनिका तस्वीर भी दिखा रही है कि किस तरीके का वहां पर मंजर बन गया था। और जो तस्वीर आप साइड में देख रहे हैं, ये तस्वीर है हिजबुल्लाह चीफ की। तो देखिए, धुएं का गुबार भी हमने देखा और किस तरह से इजराइल ने 50 फीट नीचे बंकर में छिपे हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह को ढेर किया। बाद में इसकी पुष्टि, हालांकि सुबह अगर हम देखें, सुबह की खबरें तो लगातार अटकलें बताई जा रही थी, लेकिन बाद में दोपहर तक इसकी पुष्टि हो गई। इस बीच देखिए, एक बात ये भी अहम हो जाती है कि इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हाजी हलवीन ने कहा है कि हिजबुल्लाह नेतृत्व पर हमला तैयारी का नतीजा था, अब भी और हमले होंगे। यानी कि अभी ऐसा नहीं है कि अब और हमले नहीं होंगे, स्थिति सामान्य है। वहीं फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। नसरल्लाह की मौत से इजराइल के खिलाफ जंग और बढ़ेगी, जंग में और ज़्यादा तेज़ी देखेंगे। तो देखिए, इस बीच देखिए एक बार फिर से आपको बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार देर रात भारी हमला किया, 6 लोगों की मौत हुई है, 91 लोग जख्मी हुए। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उसके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल, दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कारकी और अतिरिक्त हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। तो लगातार बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ ना केवल एक देश की बल्कि तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है इस पूरे मामले को लेकर के कि हजारों निर्दोष की हत्या के दोषी नसरल्लाह के मारे जाने से पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिला है। लेबनान में इजरायली हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। नसरल्लाह की मौत के विरोध में ईरान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। कश्मीर घाटी में भी प्रदर्शन देखने को मिला। श्रीनगर बारामुल्ला मार्ग 1 घंटे तक जाम की स्थिति यहाँ पर हुई है। अब जिस शख्स की वजह से ये सब कुछ हालात पैदा हुए, यानी कि नसरल्लाह, वो कौन था? हिजबुल्लाह का चीफ तो था, लेकिन आपको बता दें कि नसरल्लाह जो है 32 साल हिजबुल्लाह का चीफ रहा है। हर हफ्ते अपना ठिकाना भी बदलता था। उनका ठिकाना कोई एक स्थित नहीं था कि यहाँ पर जाकर के आप उनसे मुलाकात कर सकते, बल्कि हर हफ्ते ठिकाने बदले जाते थे। इराक के नजफ के मदरसों में 3 साल तक धार्मिक पढ़ाई उन्होंने की। इसके बाद इराक ने उनकी मुलाकात राजनीतिक गुरु अब्बास अल मुसावी से हुई थी। मुसावी ने इजराइल से लड़ने के लिए लेबनान में 1982 में हिजबुल्लाह का गठन किया था। 1992 में एक हेलीकॉप्टर हमले में मुसावी की जान चली गई। उसके बाद जो पूरा कामकाज था वो नसरल्लाह ने संभाल लिया। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की बागडोर संभाली। हमले के डर से नसरल्लाह हर हफ्ते अपना ठिकाना भी बदलता रहता था और ईरान में वो काफ़ी वक्त अपना गुजारता था। तो ये पूरा बायोडाटा है नसरल्लाह का कि किस तरीके से वो अपना हर ठिकाना बदलता रहता था, हर हफ्ते ठिकाना बदलता था। लेकिन एक लंबे वक्त जो कहा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान में ही अपना गुजारता हुआ नजर आता था। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू में 5 आतंकी ढेर हुए हैं, ये जानकारी हासिल हुई है। पुलिसकर्मी का बलिदान भी, पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के
कठुआ में शनिवार को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हो गया है। एसआई और डीएसपी के घायल होने की खबर भी मिल रही है। कठुआ के लहरी गांव रासनी में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी की है। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी है। एनकाउंटर जारी है। दूसरी तरफ कुलगाम का अगर जिक्र करें तो कुलगाम के आदिगाम देवसर इलाके में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। गोलीबारी में सेना के 4 जवान और कुलगाम के एएसपी घायल हुए हैं। 5 को इलाज के लिए श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर इलाज चल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की खबरें अमूमन देखने को मिलती है। इससे कहीं ना कहीं चुनाव भी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 2 मुठभेड़ हुई है। कुलगाम में 2 आतंकी ढेर हैं। कठुआ में पुलिस कर्मी शहीद, ये खबर। और अमर उजाला अखबार मेरे हाथ में है जिसे खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान होना है जाहिर तौर पर। उससे पहले कुलगाम में और कठुआ में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 आतंकी कुलगाम में मारे गए हैं, जबकि अगर हम कठुआ का जिक्र कर रहे हैं तो कठुआ में जो है एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। एएसपी और एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। कठुआ में आतंकियों की तलाश के लिए अभियान निश्चित तौर पर जारी है। और इस बीच देखिए घायल जवान को बचाने में एएसपी को भी गोली लगी है। और ये देखिए समझना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव का माहौल है। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण का जो चुनाव है वो 1 अक्टूबर को होना है। ऐसे में बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि घाटी में वो जो अमन चैन का माहौल है वो कायम रहना चाहिए, क्योंकि चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से करवाना है। अगर इसी तरह का माहौल बना रहेगा तो लोग अपने घरों से बाहर कैसे निकलेंगे और ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर सुर्खियां अखबार की में आप सभी का स्वागत है। दरअसल अवैध एमसीडी पैनल चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। सीएम आतिशी की तरफ से ये बयान सामने आया। साथ ही सीएम आतिशी के बयान पर भाजपा ने पलटवार भी किया। हिंदुस्तान टाइम के साथ साथ तमाम अखबारों में इस खबर को अहम जगह दी है, क्योंकि दिल्ली के लिहाज से ये बड़ी खबर हो जाती है। पहले भाजपा और अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई नजर आने वाली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम एमसीडी की स्थायी समिति के 6ठे सदस्य के अवैध, असंवैधानिक और लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आम आदमी पार्टी नेता ने चुनाव को लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि ये चुनाव उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बनाकर कराया गया है, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से गलत है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इसका बहिष्कार तो किया ही है, साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मन भी बना लिया है। तो देखिए, आपको विस्तार से भी बता देते हैं कि आखिरकार सीएम आतिशी की तरफ से कहा क्या गया है। सीएम आतिशी ने कहा है कि स्थायी समिति के चुनाव के बारे में जो नियम है वो स्पष्ट है कि उसके सदस्यों का चुनाव जो है वो सदन की बैठक में होगा। सदन की बैठक का समय, स्थान और तारीख तय करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास है या फिर डेप्यूटी मेयर के पास है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की धारा 76 में साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि जब भी सदन की बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता उसकी पीठासीन अधिकारी मेयर ही करेंगी। मेयर नहीं होगी तो उसके स्थान पर डेप्यूटी मेयर होंगे। पर भाजपा को संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलजीबी की सक्सेना ने अपने पास पावर नहीं होते हुए भी एक आईएएस ऑफिसर को मीटिंग में बुलाने की पावर दे दी है। ये पहली बार नहीं है, ये भाजपा का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जहां जहां पर भाजपा चुनाव नहीं जीतती है वो नियम, कानून, संविधान, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए बैकडोर से सरकार बनाने की कोशिश भी करते। अब आतिशी के इस बयान पर भाजपा चुप नहीं बैठी है। दरअसल भाजपा की तरफ से पलटवार किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि भ्रम न फैलाए, पहले एक्ट को आतिशी ध्यान से समझ ले, उसके बाद कोई बयान आतिशी को देना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सीएम आतिशी दिल्ली नगर निगम एक्ट की व्यवस्थाओं को भ्रम नहीं फैलाए और पहले एक्ट को जाकर के ध्यान से समझे, एक्ट को पढ़े, उसके बाद कोई भी बयान दे। आपने अपने पार्षदों को आदेश दिया था कि वो वोट करने के बाद बैलेट की फोटो पार्टी हाईकमान को भेजे, पर कमिश्नर ने मोबाइल हाउस में ले जाने पर प्रतिबंधित लगा दिया। इसी पूरे मुद्दे को लेकर के आप हार चुके हैं और अब इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी को मुद्दा बनाकर हार से पहले ही मतदान का बहिष्कार करके आप भाग खड़ी हुई थी।
देखिए, आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ना तो कांग्रेस पार्टी के पार्षद पहुंचे हैं चुनाव के लिए और आम आदमी पार्टी ने भी लोकतंत्र की हत्या असंवैधानिक बता करके चुनाव का बहिष्कार कर दिया था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इतना नहीं, बल्कि वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से ये भी कहा गया है कि आतिशी को मालूम होना चाहिए कि जिस एक्ट की वे दुहाई दे रही है उसकी धारा 45 के अनुसार स्थायी समिति का गठन अनिवार्य है और धारा 487 के तहत ही एलजी और निगम आयुक्त के पास ये शक्ति है कि वे विशेष परिस्थिति में सदन की बैठक भी बुला सकते हैं, साथ ही साथ उसका पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त कर सकते हैं और उसी एक्ट के तहत हमने इस पूरे चुनाव को संपन्न करवाया है। उसी एक्ट के तहत ही हमने जो है अधिकारी, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की है। इस पूरे मामले को लेकर के अब आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पहले भाजपा और अब भाजपा के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया। इस चुनाव का जिक्र करें तो इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुंदर सिंह तंवर ने 115 वोटों से जीत हासिल की है। दरअसल चुनाव में ना तो कांग्रेस पार्टी के पार्षद थे, ना ही आम आदमी पार्टी के, तो एक तरफा ये चुनाव हुआ है। और देखिए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये भी याद दिलाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी को कि क्या वो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव भूल गए। तो इन तमाम बातों का जिक्र करके कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि चूंकि प्रोटोकॉल भी तोड़ा गया है, मेयर को इंक्लूड नहीं किया गया है और जब दूसरी पार्टियां इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करी तो फिर चुनाव किस तरह का है। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से, तो लोकतांत्रिक अगर हम कहें, हत्या हुई है लोकतंत्र की और असंवैधानिक तरीके से ये चुनाव संपन्न कराए गए हैं और इसी को लेकर अब एक बार फिर से अदालत के दरवाजा खटखटाया जा रहा है। तो दिल्ली में ये जो स्थितियां हैं, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी और बीच में एलजी का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, उसी कड़ी में ये नया जो है केस देखने को मिल रहा है। बहरहाल धीरे धीरे अब इसमें क्या होगा और अदालत में क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी, उसके बाद टिप्पणियां अदालत की क्या आएंगी, देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कर्ज माफी और डीजल पर सब्सिडी का वादा, देखिए ये जो है हरियाणा के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र है जो कि जारी हो गया और इम्पोर्टेंट ये है कि कर्ज माफी, डीजल पर सब्सिडी का वादा है। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इसको तरजीह जो है वो दी गई है। तो देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो पहले भी जारी किया था, जो कि दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर जारी किया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से 7 गारंटियों का जिक्र किया था, लेकिन अब चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर हाथ बदलेगा हालात के पोस्टर के सामने तमाम आला अधिकारियों ने खड़े होकर के कांग्रेस के बाकी की जो घोषणाएं हैं वो भी जारी कर दिया। इनमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है, कर्ज माफी का भी जिक्र किया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डीजल पर सब्सिडी का वायदा भी किया। देखिए, तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत की मौजूदगी में बाकी की जो गारंटियां हैं, 15 गारंटियां हैं जो कि कांग्रेस पार्टी ने तैयार की थी, 7 पहले ही घोषित की जा चुकी है, बाकी की गारंटियां अब जारी की गई हैं। ये देखिए, अमर उजाला में यहाँ पर इस खबर को तरजीह दी गई है और इसका जो बाकी का हिस्सा है वो अगले पेज पर दिया गया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, पहले ही जारी हुआ था, जैसे कि भी जिक्र भी किया मेरी सहयोगी ने। 7 गारंटी जारी करने के बाद हरियाणा के लिए शनिवार को 53 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर किसानों और मजदूरों को कर्ज माफ करने का वादा किया है और देखिए, छोटे और सीमांत किसानों को डीजल पर 20% तक सब्सिडी देने का वादा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। घोषणा पत्र जारी करते समय पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि फसल खराब होने पर किसानों को 1 महीने में ही कॉम्पेंसेशन जो है, मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बात कांग्रेस पार्टी बखूबी समझ रही है कि हरियाणा में अगर हम देखें तो किसानों का मुद्दा काफी बड़ा मसला है, इस मुद्दे को बुनाया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर बेरोजगारी तो राष्ट्रीय स्तर पर ही बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसे हरियाणा में भी किस तरह से बुनाया जाना है, ये भी एक बड़ी जो है एक बड़ा मसला है, जिसे भुलाना जो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ देखिए, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी की सिचुएशन हरियाणा में बन चुकी है, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह चुकी है, तो इसी बात को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जिक्र कर रही है कि 10 साल में बीजेपी वो नहीं कर पाई है जिसका वादा और दावा बीजेपी द्वारा किया गया था। ऐसे में अब परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है और अगर परिवर्तन की बयार बहती है तो कांग्रेस अपनी इन 15 गारंटी के साथ आएगी और हरियाणा की जनता के लिए तमाम विकास के जो काम है वो किए जाएंगे, युवाओं के लिए काम किए जाएंगे, महिलाओं के लिए काम किए जाएंगे, किसानों को जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा देखिए, कहा जा रहा है कि अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो 1 महीने में उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। तमाम लोक लुभावन वादे हैं। बहरहाल देखना होगा कि किसान क्या कांग्रेस की इन तमाम वादों पर से प्रभावित होते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से विश्वास जता देते हैं, क्योंकि बीच में इस तरह की भी खबरें आई थी। किसानों ने कहा था ना तो हमें कांग्रेस पार्टी पर विश्वास है और ना ही बीजेपी पर विश्वास है, दोनों को ही हम देख चुके हैं।
ऐसे में 1-to-1 हो जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि सिचुएशन क्या है, तस्वीर क्या है, वो धीरे धीरे साफ होगी। 1 अक्टूबर को मतदान होना है और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा। माफ़ कीजिएगा, 5 अक्टूबर को मतदान हो रहा है, उसके बाद 8 तारीख को नतीजे क्या है वो साफ पता चल जाएगा कि जनता ने किसे सिराकों पर बिठाया और मैनिफेस्टो किसका स्वीकार किया गया जनता द्वारा। तो देखिए, अगर मैनिफेस्टो को ध्यान से समझा जाए, पढ़ा जाए, तो आप देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से भी चुनाव प्रचार के दौरान भी और मैनिफेस्टो में भी, और कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार के दौरान भी और मैनिफेस्टो में भी जो फोकस रखा है वो किसानों पर रखा है, युवाओं पर रखा है, खासकर अग्निवीर योजना पर रखा है। अग्निवीर योजना को लेकर के कांग्रेस जो है वो बीजेपी को टारगेट करती हुई नजर आती है कि युवाओं को बेरोजगार बना दिया है, भविष्य उज्जवल करने की पहले ही भविष्य को बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो अग्निवीर योजना पर कहीं ना कहीं बैकफुट होती हुई नजर आ रही। पहले ही अग्निवीर योजना में पेंशन को लेकर के कहीं पर भी कोई चीज मेंशन नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव जो है वो अग्निवीर योजना में किया जा रहा है। सरकारी नौकरियां देने का वायदा किया जा रहा है। किसानों पर फोकस इसीलिए है क्योंकि हमने देखा कि किसान किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। बीते दिनों हमने शंभू बॉर्डर की तस्वीरें भी देखी, हर किसी ने वो तस्वीरें देखी होंगी कि महीनों तक किसान आंदोलन करने के लिए बैठे हुए थे। किसान आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली की तरफ आने से रोका गया है। किसानों की नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं अब चुनाव में भारी पड़ती हुई नजर आ सके। किसानों की नाराजगी से क्या कांग्रेस को फायदा होगा या फिर नुकसान, ही तो 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा जब परिणाम सामने आएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हरियाणा में फिलहाल एंटी इनकम्बेंसी जरूर बनी हुई है और उसी का फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी उठाने की पूरी तरीके से कोशिश भी कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर स्थिति ना, अगर हम मैनिफेस्टो को हटा करके दूसरी सिचुएशंस को लेकर करें तो भाजपा के कई बागी हो चुके हैं। टिकट नहीं मिलने की वजह से भाजपा के कई लोग हैं जो कि बागी हो चुके हैं नेता, और यही स्थिति हमने कांग्रेस में भी देखी। इसके अलावा कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। यही घमासान बीजेपी में भी देखने को मिला, लेकिन बीजेपी ने बिना देरी किए, क्योंकि वो हालात जो है हरियाणा में अपने समझ पा रही है, सभी समीकरणों को साधते हुए भाजपा ने बिना देरी किए झटपट जवाब दे दिया कि सैनी ही सीएम का फेस रहने वाले हैं। लेकिन उधर कांग्रेस में अभी तक सीएम फेस को लेकर के भी तस्वीरें स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यही कहना है कि फैसला तो अंत में हाईकमान ही करेंगे। देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि 8 तारीख को किस तरीके की चीजें बनती है, क्या कुछ खास रहता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीए सहयोगियों ने झारखंड में सीट बंटवारे पर बातचीत को अंतिम रूप दे दिया है। द हिंदू में इस खबर का जिक्र है। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को घोषणा की है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया और पितृपक्ष के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू और जनता दल यूनाइटेड एनडीए के बैनर तले भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। शर्मा ने कहा कि हम इस चुनाव में आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन करेंगे। गठबंधन की सीटों का बंटवारा 99% हो चुका है और सिर्फ 1 या 2 सीटों पर बातचीत बाकी है। पितृपक्ष के तुरंत बाद हम सीटों के बंटवारे घोषित कर देंगे, बता देंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, पितृपक्ष चल रहा है जो कि 17 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि 2 अक्टूबर के तुरंत बाद जो हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से बताया जाएगा कि आखिर झारखंड में सीट शेयरिंग पर क्या कुछ अपडेट जो है वो निकल कर सामने आया है। तो देखिए, आपको बता दें कि हेमंत शर्मा की तरफ से कई बातों का जो है वो जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है और पितृपक्ष का उन्होंने जिक्र किया। कहा है कि पितृपक्ष के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू और जनता दल यूएनडीए के बैनर तले भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। हेमंत शर्मा की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि हम इस चुनाव में आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन करेंगे। गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी बंटवारा जो है वो 99% पूरा हो चुका है, बाकी 1% अभी बचा हुआ है। सिर्फ 1 या फिर 2 सीटों पर बातचीत बाकी है। पितृपक्ष के तुरंत बाद ही हम सीटों के बंटवारे को लेकर के भी विवरण आपको जो है वो दे देंगे कि किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति बनी है, बंटवारा हुआ है। पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हुआ है। 2 अक्टूबर को आखिरी पितृपक्ष है, जिसके बाद 2 अक्टूबर के बाद सीट शेयरिंग को लेकर के तस्वीरें जो है वो स्पष्ट कर दी जाएगी। लेकिन एक बात जरूर साफ कर दी गई है कि हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे।
हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कई बातों का यहाँ पर जिक्र किया। साथ ही कहा है कि 2 अक्टूबर के बाद जो है हम तस्वीरों को स्पष्ट कर देंगे। 99% जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति बन चुकी है। लगातार हमारी बैठकें हो रही है आला कमान के साथ, अधिकारियों के साथ। बस अब कुछ चीज़ों पर 1-2 सीट ऐसी बची हुई है जिसे लेकर के तस्वीरें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उस सीट पर किसे चुनावी मैदान में उतारना है या फिर किस पार्टी का कैंडिडेट इस सीट पर उतरेगा। 1% अभी बचा हुआ है, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद पूरा 100% तस्वीरें जो है वो स्पष्ट कर दी जाएगी। कहाँ से कौन सा कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरने वाला है, किसके हिस्से में कितनी सीट गई है। लेकिन चुनाव जो है झारखंड में वो गठबंधन से ही लड़ा जाएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 40 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 4 बेटियां मृत पाई गई हैं। पुलिस को आत्महत्या का शक है। हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र जो है वो हो चुका है। तो देखिए, आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के रंगपुरी गांव में शुक्रवार सुबह 46 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 20 से 26 वर्ष की आयु की 4 बेटियां अपने घर के अंदर मृत पाई गई है। मामले से अवगत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि उन्हें संदेह है कि ये सामूहिक आत्महत्या है या फिर हत्या आत्महत्या का मामला हो सकता है। पुलिस के अनुसार ये घटना तब प्रकाश में आई जब पड़ोसियों ने उन्हें 4 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल के फ्लैट से बदबू आने की सूचना दी है। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि परिवार ज्यादातर अपने आप में ही रहता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। व्यक्ति की पत्नी यानी कि महिला की मां की अगस्त में ही कैंसर की वजह से जान चली गई थी। पुलिस उपायुक्त दक्षिण पश्चिम रोहित मीना ने कहा है कि पुलिस को शुक्रवार को सुबह 10:18 पर एक फोन आया था, जिसमें कॉल करने वालों ने कहा कि उसका किराएदार जो है वो दरवाजा नहीं खोल रहा है और घर के अंदर से मक्खियां जो हैं वो उड़ती हुई नजर आ रही है, बदबू भी आ रही है। जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस वहां पर पहुंची। देखिए, हेडलाइन भी छपी है हिंदुस्तान टाइम्स में। फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। 46 ईयर ओल्ड 4 daughters फाउंड डेड इन दिल्ली पुलिस इन दिल्ली होम, पुलिस सस्पेक्ट सुसाइड। तो 40 साल का शख्स है और 4 बेटियां हैं जो कि दिल्ली में अपने घर पर मृत पाई गई हैं और अब पुलिस को संदेह है, शक है कि ये जो है आत्महत्या है। अगर हम लड़कियों की उम्र की बात करें तो 20 से 26 के बीच हैं और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये परिवार जो है ये अपने आप में ही रहता था। पुलिस को भी पता इसलिए चला है क्योंकि पड़ोसियों ने शिकायत की है कि उन्हें इस घर से जो है कहीं ना कहीं बदबू आ रही थी, एक अजीब सी महक आ रही थी। और 4 स्टोरी ये बिल्डिंग है, 4 मंजिला इमारत है और तीसरे माले पर ये एक फ्लैट में रहते थे। जब पुलिस ने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद, जो कि अगस्त में हुई थी कैंसर की वजह से, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये जो परिवार है अपने आप में ही रहता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। और देखिए, जब आसपास के लोगों को वहाँ से वो अजीब सी महक और वो बदबू महसूस हुई, उन्होंने उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को इत्तला किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर पहुँची हैं, दिल्ली फायर सर्विस पहुँची असिस्टेंस के लिए और कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश उन्हें की गई है। जो पिता था वो पहले रूम में चारपाई पर मिला है और उसके मुंह के पास खून था। हालांकि देखिए, अभी इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि इससे पहले हमें अगर आंचल याद हो तो एक बुराड़ी कांड भी हुआ था जिसमें भी कुछ इस तरह की खबरें आई थी। आत्महत्या का शक था, सामूहिक आत्महत्या, और उसमें भी ये बात कही जा रही थी कि परिवार कहीं ना कहीं एक घटना के बाद अपने आप में ही रहता है। और बिल्कुल सेम तो नहीं, लेकिन इस तरह की जब खबरें आती हैं कि लोग अपने आप में ही रहते हैं और उसके बाद अचानक से सुसाइड की खबर आती हैं तो तमाम तरह के सवाल उठते हैं। पहले तो खैर ये भी देखना होगा कि आत्महत्या है या नहीं, लेकिन क्योंकि फिलहाल पुलिस ने शक जताया है, अभी देखना होगा जांच के बाद क्या बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से पड़ोसी बता रहे हैं कि किसी से बातचीत नहीं है, अपने आप में ही उनका रहना, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, और वो भी अगर आप इस तरह के घर आप समझ रहे हैं जहाँ पर स्टोरीज़ में घर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो नॉर्मली वहाँ पर कल्चर होता है कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों की बातचीत होती है, लोग मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के दर्द में और सुख में काम आते हैं। लेकिन यहाँ पर इस केस में ये परिवार जो है अपने आप में ही रह रहा था। ये भी हो सकता है कि शायद वो शौक रहा हो जो महिला की मृत्यु अगस्त में हुई उसके बाद से, और तमाम तरह की चीज़ें। बहरहाल जाँच का विषय है और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और जांच के बाद ही तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी। लेकिन इस केस में एक चीज़ है कि पिता तो ठीक है, लेकिन चारों बेटियां जो हैं वो दिव्यांग थी। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि चारों की चारों बेटियां दिव्यांग थी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है पड़ोसियों की तरफ से कि जीने का कोई सहारा नहीं बचा था। पत्नी पहले ही साथ छोड़ चुकी थी, बेटियां दिव्यांग थी, वो इस हालत में नहीं थी कि वो खुद का ध्यान खुद रख सके, तो उनका ध्यान रखने के लिए अक्सर उनके पिता को उनके पास होना चाहिए था। इसीलिए हो सकता है कि
ये कदम उठाया गया हो, एक बेबस पिता की तरफ से एक कदम उठाया गया हो। ये भी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जांच का विषय है, जांच में ही पता चलेगा कि किस तरीके के वहाँ पर हालात बने, किन स्थितियों में ये कदम उठाया गया। जो पड़ोसियों की तरफ से कहा जा रहा है कि दिव्यांग बेटियों की मदद के लिए कोई नहीं था, इसलिए ये कदम उठाया, या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। क्योंकि बुराड़ी केस में एक कारण ये भी सामने आ रहा था कि काले जादू की वजह से हुआ तंत्र मंत्र में परिवार का एक बहुत सारी सदस्य चीजें था। आ रही थी, अंधविश्वास एक बहुत बड़ी वजह जो है उस केस में हमने देखी थी। तो हो सकता है कि इस केस में भी कुछ ऐसा ही हो। बाकी जांच के बाद ही तस्वीरें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। शाही ईदगाह के पास लक्ष्मीबाई की मूर्ति की स्थापना का काम शुरू हो चुका है। अमर उजाला के साथ साथ तमाम अखबारों में इसे जगह दी गई है। राजधानी दिल्ली के सदर स्थित शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने को लेकर के घमासान मचा हुआ है। देखिए, मुस्लिम समाज यहाँ मूर्ति स्थापित किए जाने से नाराज है। भारी सुरक्षा व्यवस्था में शनिवार को एक बार फिर यहाँ मूर्ति स्थापित करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। तो देखिए, हालांकि यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रही और ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए। और कहीं ना कहीं आप देखिए, ये कहना है अदालत का भी, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जहाँ पर पहले ये रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित थी, वहाँ पर जाम की स्थिति बन रही थी। इस वजह से डीडीए पार्क में इस मूर्ति को लगाने का जो काम है वो शुरू हुआ है। इस बीच वक्फ बोर्ड का कहना है कि ज़मीन उनकी, हालांकि अदालत ने इस बात से सिरे से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन जो है ये सरकारी ज़मीन है, ये डीडीए पार्क है, जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की अगर मूर्ति लग रही है तो इस बात से किसी को क्या गुरेज हो सकता है। बहरहाल मूर्ति की स्थापना का काम शुरू हो चुका है और चाक चौबंद तरीके से अगर हम देखें तो पुलिस व्यवस्था वहाँ पर रही। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हमने देखे, दिल्ली पुलिस के जवान हमने देखे जो कि यहाँ पर मौजूद रहे और उनकी निगरानी में ये जो काम है ये जो है करवाया जा रहा था। और इस बीच देखिए, ये भी पुलिस वालों का कहना रहा है कि बहुत ही शांतिपूर्वक ये काम जो हो रहा था, कोई हो हल्ला नहीं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर किसी ने इंटरफेयर करने की कोशिश की हो, लेकिन एहतियातन जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो की गई थी। और इससे पहले एक दिन आपको याद होगा कि एक वायरल वीडियो, माफ़ कीजिएगा ऑडियो क्लिप जो है वो भी लगातार वायरल हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि शाही ईदगाह के पास सबको इकट्ठा होना है। तभी पुलिस ने एहतियातन ने, क्योंकि उस मैसेज की कोई सच्चाई तो निकल कर सामने नहीं है, लेकिन उसकी वजह से वहाँ पर बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो तब भी यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। और अब जब ये मूर्ति स्थापित करनी थी तब भी पुलिस की निगरानी में ही ये जो निर्माण कार्य है ये फिर से बहाल जो है किया गया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीएसएफ ने UIDAI से बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के आधार को निष्क्रिय करने को कहा है। द हिंदू में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पहली बार सीमा सुरक्षा बल BSF पूर्वी सीमा पर पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों के आधार पंजीकरण को रद्द करने के लिए अधिकारियों को चिट्ठी लिख रहा है। BSF के एक अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद BSF पुलिस को सूचित करता है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI को उसके आधार पंजीकरण को निष्क्रिय करने के लिए चिट्ठी लिखता है। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मई में उन्होंने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा था जो 9 साल से चेन्नई में रह रहा था। अधिकारी ने बताया कि वो देश छोड़ने की कोशिश करते समय पकड़ा गया। हमें उसके पास आधार कार्ड मिला है। पुलिस को सूचित करने के बाद हमने UIDAI को कार्ड निष्क्रिय करने के लिए कहा। ऐसा मानव तस्करों और दलालों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण है जब संदिग्ध अवैध प्रवासियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में पकड़ा जाता है और उनके पास से पहले से ही आधार समेत पहचान दस्तावेज होते हैं। 11 सितंबर को झारखंड उच्च न्यायालय ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर एक हल्फनामे में भी इस बात का जिक्र किया था। कहा गया कि BSF आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो कि आपकी पहचान होती है, वोटर ID कार्ड आदि को रद्द करने के संबंध में नागरिक अधिकारियों से संपर्क कर रही है। तो ये आपके ID कार्ड होते हैं, आधार कार्ड, ID कार्ड, इन्हें लेकर के लगातार जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। 3 साल में 15% ही घटे हैं कूड़े के पहाड़। दैनिक जागरण ने में इस खबर को अहम जगह दी है। केंद्र सरकार ने देश भर में कूड़े के पहाड़ों को लेकर के कहा है कि जो कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए चलाई गई योजनाएं हैं वो फिलहाल काम नहीं कर रही है, जिसके चलते दिल्ली में भी कूड़ा कम करने के लिए लगातार जो है मुहिम जारी है। बता दें कि 3 सालों में लगातार कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15% ही कूड़े के पहाड़ में
घटे हुए ही देखे गए हैं। हालांकि बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ देखें आप, जब दिल्ली में एंटर होंगे तो दिल्ली में एंटर होने से पहले ही आपको जस्ट कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ जाएंगे और आपको एक अजीब सी स्मेल भी वहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल से काम हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में ढिलाई की वजह से अभी तक काम में एक रफ्तार जो होती है वो रफ्तार नहीं मिली है। इसकी वजह से 15% ही कम अभी तक हुआ है कूड़े का पहाड़। और इस बीच देखिए 2 फैक्ट आप समझ लीजिए। बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों में नाम मात्र का काम हुआ है। दिल्ली जितने कूड़े को गुजरात ने 3 साल में कर दिया है खत्म। तो गुजरात की आप प्रोग्रेस देखिए कि गुजरात में दिल्ली जितने कूड़े को 3 साल में खत्म कर दिया है। और आंकड़े जो है बताए जा रहे हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि गुजरात से सबक लेने की बहुत ज़रूरत है। गुजरात तमिलनाडु को छोड़कर किसी राज्य ने योजना पर युद्ध स्तर पर काम करने की इच्छा नहीं जताई है। दोनों राज्य जो हैं ये लक्ष्य पाने की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। त्योहारों से पहले सरकार वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखने के लिए कदम उठाने की योजना बना रही है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि त्योहारी सीजन से पहले ज़रूरी चीज़ों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए केंद्र ने कई कदम उठाए हैं, क्योंकि इस दौरान मांग बढ़ जाती है। इससे उन वस्तुओं की संख्या बढ़ गई है जिनकी कीमतों पर केंद्र सरकार की निगरानी होती है। देखिए आपको हेडलाइन भी दिखा रहे हैं। अहेड ऑफ फेस्टिवल्स गवर्नमेंट प्लान स्टेप्स टू कीप प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज स्टेबल। बहरहाल सुर्खियां अखबार की में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।